तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो 1927 में हिल्थर एंड लॉन्डन के द्वारा प्रोवाइडेड किया गया, प्रोड्यूस किया गया, जिसको आगे जाके पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में मॉडिफाइड किया और उसमें कुछ चीज को ऐड किया गया, जैसे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब जोड़ा गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि किसी भी दो एटम के ऑर्बिटल जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, यानी जब दो एटम एक दूसरे के करीब आएगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम होती है, वो क्या है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, यानी वो इतने करीब आ जाएंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। तो अब ये ओवरलैपिंग होगी कैसे? ओवरलैपिंग जो होगी वो ऑर्बिटल वैसे ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, यानी जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बताया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जबकि आगे जाके हमको पता चलेगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, पार्शियली फील्ड है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपको जिसमें पेयरिंग हो चुका है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में, वो भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आगे पता चलेगा उसमें, उसी के बेस फिर आगे इसको जाके एक्सटेंड किया जाएगा कि हाँ ये नहीं, आगे ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद ही हमको वो चीज आगे फिर पढ़ेंगे। तो ये तो इसका हिस्ट्री है कि किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, उसको किसने मॉडिफाइड किया, लेकिन थ्योरी है क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। यानी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहां आया? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया जब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, वहां पे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। वहां पे अब जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी, वो ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप कैसे होंगे, तो उनका हमने एक वहां पे पढ़ा था स्पिन, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन बोलता है उसका रोटेशन का। तो इलेक्ट्रॉन जो भी है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, तो उसका स्पिन जो होगा, रोटेटिंग इस दो एटम के रोटेटिंग स्पिन का, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए। और जब अपोजिट नेचर का होगा तो वो आपस में ओवरलैप करेगा, जब एक दूसरे के अट्रैक्शन या एक दूसरे के प्रभाव में आएगा तब। और वो अपोजिट स्पिन होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो अनपेयर्ड हैं, वही ऑर्बिटल जो है क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने के साथ एक कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड बनाएंगे, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया बनाएंगे, जिसको दोनों एटम जो है वो शेयर करेगा। जैसे कि हम लोग ग्राफ में इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दो हमारे इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है। यहां देखिए जैसे ये दिखाया हुआ कि एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल का ज्वाइंट रेगुलर शेप होता है। ऐसे अभी हम लोग ऑर्बिटल का नहीं चेक करते हैं, हम लोग पहले चेक करेंगे एटम के बारे में, एटम के उसमें समझते हैं। पहले मान लीजिए ये दो एटम, हाइड्रोजन का ही एटम मान लेते हैं, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम आएगा एक दूसरे के पास, ये एक कॉमन एरिया बनाएगा जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस एरिया में अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो हैं कॉमनली, यानी दोनों शेयर करेंगे इस दोनों इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन इस
वाले हाइड्रोजन एटम का भी है और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन एटम का भी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से दोनों का ओवरलैपिंग होगा और दोनों फिर शेयर करेंगे। तो इसमें क्या होगा देखिए, अब यहाँ से इस न्यूक्लियस से इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में कुछ लेंथ होगा, वो मिनिमम लेंथ जहां पे इनके बीच का ये जो दो एटम है, इसको एक मिनट क्लियर ही कर लेते हैं कन्वर्स को। देखिए ये जो दो एटम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके न्यूक्लियस प्लस चार्ज, इनका भी न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे इसके साइड में, इधर इधर n नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा कि इनके बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स का एक, जैसे ही एक दूसरे के प्रभाव में आएंगे, जब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, काफी डिस्टेंस पे हैं, तो इनमें कोई एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, ना ही कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के प्रभाव में इतने नजदीक आए कि एक दूसरे को प्रभाव को फील करें, महसूस करें, तो क्या होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स हो इधर की तरफ और ये इधर, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स हो, क्योंकि सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा, रिपल्सन देगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको अपनी ओर और इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों न्यूक्लियस को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी अपनी और दोनों एटम एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। कब, जब ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, ज्यादा हो। अट्रैक्शन फोर्स को हम ए से डिनोट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स जो है लेस देन यानी कम होगा, किससे, रिपल्सिव फोर्स से, तो क्या होगा, ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेंगे ताकि इस सिस्टम का एनर्जी यानी जो इनका पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाए। ये केस कब होगा, पहला केस जो है इसको नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं और ये सेकेंड केस नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। अब ये दोनों एटम बॉन्डिंग में कब जाएंगे, फर्स्ट केस है जब इसका स्पिन उल्टा हो, यानी अपोजिट स्पिन के हो। स्पिन क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए, अपोजिट। स्पिन होगा इसका अपोजिट, तभी ये क्या होगा कि आपको एक दूसरे से के करीब आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि एक दूसरे के करीब कब आएगा, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जब एक न्यूक्लियस अपना जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने का कोशिश करेगा और दूसरा न्यूक्लियस भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने का कोशिश करेगा और दोनों जो है इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी नहीं रखता है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करने का कोशिश करेंगे और दूसरे के करीब आएंगे। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे अब इनका क्या है कि किस जगह पे जाके ये रुकेंगे इनके बीच में। अब ये अगर चलते जाए, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर चलते जाए तो क्या ये ओवरलैप कर जाने चाहिए अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए तो? बोलिए,
अगर इनका Yes, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता तो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाना चाहिए, लेकिन जब ये एक दूसरे के जितने करीब आते जाएंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन फोर्स और इंक्रीज भी होते जाएगा। तो कभी भी जो ओवरलैपिंग होगा एटम्स का या ऑर्बिटल का वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% से कम ही रहेगा। 50% अगर ओवरलैपिंग हो गया तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स कम। तो ये एक बैलेंस कंडीशन है, अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में एक बैलेंस कंडीशन है। एक ऐसे डिस्टेंस पे होगा ये आके रुकेंगे जहां पे अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के बैलेंस हो जाए। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बैलेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस आपका कहलाता है बॉन्ड लेंथ। वहीं पे मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉसिबल है और वहीं पे ये दोनों जो एटम है सबसे बैलेंस्ड कंडीशन में और सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बोलिए। सर एक बार और बताइए सर, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये चीज देखिए, ये जो बॉन्डिंग है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन ये दोनों के रिजल्टेंट जो होता है उसके कारण पॉसिबल है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम हमारे दिख रहे हैं, मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं एटम ए और इसका बी। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक टेंडेंसी पाया जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाह रहे, इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं करेगा दोनों को, लेकिन अपना अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा मिल जाए पाना चाहेगा, इनर्ट गैस का, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में ही आना चाहेगा, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में लाने का कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, ये दूसरे एटम जो एक दूसरे के जो एरिया में जब आएंगे, जब वहां पे एक दूसरे का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जब ये महसूस होने लगेगा तो यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ए के इलेक्ट्रॉन के और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, ए के न्यूक्लियस के और बी के न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ये दोनों रिपल्सन होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, आर आर। ठीक है, चलिए ये रिपल्सन होगा, ये भी रिपल्सन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, यानी ये दोनों ये फोर्स क्या करेगा, दोनों न्यूक्लियस को और दूर भेजने का कोशिश करेगा कि ये और दूर चला जाए। ठीक है, तो और दूसरा फोर्स जो है ये क्या है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए सर ये भी ए। एक ही टाइम में अट्रैक्शन और रिपल्सन हाँ, कैसे बोलिए। करेगा सर? एक ही टाइम में ये रिपल्सन दोनों और देखिए अट्रैक्शन क्या कैसे होता है, करेगा? सेम चार्ज होगा, बता रहे रुकिए। यस यस देखिए दोनों क्या पढ़े हैं हम लोग, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है यस सर, और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये पढ़े हैं ना? यस सर। तो देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अगर ये पूरा का पूरा अगर ये बी एटम है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और उसके बाहरी और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। वैसे ही एटम ए जो है उसमें भी बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर में क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा। अब देखिए जब हम ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में आएंगे, एक दूसरे के प्रभाव एरिया में आएंगे, जब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को महसूस करने लगेगा, यानी इतना इसमें क्लोजनेस आ जाए कि ये एक दूसरे को का जो अपोजिट चार्ज है वो धक्का देने लगे, यानी एक दूसरे से दूर करने लगे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन प्रोटॉन भी है,
तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होने लगेगा, सर तो क्योंकि ये मैं नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। सर एक ही समय पे ये हाँ, दोनों काम कैसे होगा, ये हम जानना चाह रहे एक ही समय पे दोनों चार्ज दो अलग अलग चार्ज हैं ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर रखा हुआ है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में एक से ज्यादा एक चीज एक जगह हो सकते हैं। ये मान लीजिए दो आइडेंटिकल बॉडी है, ये तीन चीज है, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, और इस पे भी अगर निगेटिव चार्ज है, तो इनके इनके बीच का फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा सर, बताइए। अट्रैक्शन होगा इसके सर, माइनस माइनस के बीच नहीं, माइनस माइनस के बीच में, रिपल्सन सर, माइनस माइनस रिपल्सन रिपल्सन होगा रिपल्सन सर, होगा, रिपल्सन, माइनस और माइनस से रिपल्सन और होगा, इसके इसके बीच, इसके बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। हाँ, इसके बीच में अट्रैक्शन। तो दोनों दो चीज हैं, इलेक्ट्रॉन एक अलग आइडेंटिटी है जिसको पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है वो सेंटर में पाया जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये दोनों दो चीज है, लेकिन ये आपस में भी बंधे हुए हैं। अब बोलेंगे कि एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही चार्ज के होते, तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इसका क्या है, जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज बॉक्स में ऐसे करके बनाते हैं ना कि अलग अलग स्पिन का है, ये इस तरह बनाते हैं और दूसरा इस तरह का बनाते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। इस तरीके से ये नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। दूसरा जो ये हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है, ये दोनों एक साथ आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं इस कंडीशन में। तो इनके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। ये इसके न्यूक्लियस, ये पूरा एक सिस्टम है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल रहता तो एक साथ ही, अगर इसी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज भी आता और इसी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज भी आता, तो एक साथ दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं। तो हम कह सकते थे कि उस समय ये दोनों अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करेंगे। लेकिन रिपल्सन किसके किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, उसके बीच में। तो दोनों दो चीज है। अब जो फोर्स इस पे भारी पड़ जाएगा, वो फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेगा या दूर भेज देगा। समझे? यस सर। जैसे किसी भी चीज को आप प्रेस करते हैं, मान लीजिए एक टेनिस बॉल, देखें क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना, यस सर। जो टेनिस बॉल तो देखे ही होंगे। तो क्या करते हैं, उसको टेनिस बॉल को हम कभी कभी उसको जो थोड़ा हल्का लूज बॉल हो, सॉफ्ट बॉल हो, उसको प्रेस कर सकते हैं। तो हम उसको जब प्रेस करते हैं तो अंदर की तरफ दबता है, अंदर की तरफ दबता है। तो ऐसा थोड़ी कि उसको, वो जो अपना ओरिजिनल शेप जो है उसको पाने के लिए जो अंदर जो उसके एयर है, वो एयर उसको बाहर की तरफ प्रेस कर रहा है। लेकिन चूंकि बाहर वाला फोर्स जो है वो ज्यादा प्रभाव का है, ज्यादा इंटेंसिटी का है, तो वो क्या करता है, वो अंदर वाले फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो फोर्स ज्यादा होगा वो फोर्स वो उसका शेप उस तरीके से चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो अंदर की तरफ दब जाता है, जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में चला आता है। तो यहां पे भी सिस्टम है। एक अगर एक ही बोलते कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम अगर ये चीज कहें, ये चीज अगर हमारा होता, बोलते कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है। अब बोलते कि इनमें कभी अट्रैक्शन हो जा रहा है, कहीं रिपल्सन हो जा रहा है, कभी अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, और कभी क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां रखा हुआ है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। डिपेंड ये करेगा कि ये मूव किधर करेगा। तो इस दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, अट्रैक्शन फोर्स का एंड रिपल्सिव फोर्स का।
रिजल्टेंट निकालेंगे। इसमें अगर रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो दोनों जो पार्टिकल क्या है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो दोनों एक दूसरे के नजदीक चले आएंगे, यानी वो एक दूसरे को क्या होगा कि एक दूसरे फोर्स को, एक फोर्स दूसरे फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसको खत्म कर देगा, कम कर देगा। जैसे होता है किसी चीज को, कोई आपको अगर धक्का दे रहा है, दो आदमी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अगर पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, जो ज्यादा पावर जो ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो क्या करेगा, दूसरे को उसके अपोजिट साइड में पुश कर देगा। लेकिन जो दूसरा है, ऐसा तो नहीं कि वो फोर्स नहीं लगा रहा है, वो भी उसको पुश कर रहा है, लेकिन वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश नहीं कर पा रहा है क्योंकि उधर का फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो रिजल्टेंट दोनों का फोर्स जिधर होगा उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाएगा। समझे? प्रॉब्लम क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, प्रॉब्लम नहीं भी अगर थोड़ा भी अभी दुविधा है तो उसको आप सोचिएगा कि ऐसा होता है क्या कि जब हम दो रस्सी खेलने वाला तो देखे ही ना कि दो तरफ से जो टैग टीम वाला जो रस्सी खींचता है तो दोनों उस रस्सी को दो डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो दूसरे को अपनी तरफ खींच ले। तो जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, वही चीज हम भी बता रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये बॉन्डिंग में जाएगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होगा, ये चीज अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा केस 1 तो बॉन्डिंग में जाएगा। तो वही चीज आपको कंडीशन बताना कि किस किस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो सकता है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। ठीक, समझे? तो चलिए, ये चीज तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, इसी सिस्टम के क्या है एक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। अब डिफरेंट कंडीशन है कि कब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कब रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, किस डिस्टेंस पे आके ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों जहां पे बराबर हो जाएगा वहां पे सिस्टम का एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम होगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए, तो ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन समझ गए कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के बीच सेम चार्ज होने के कारण इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पे सेम चार्ज होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन इनके बीच में देखिए, अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में देखिए ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे अगर एक कॉमन इलेक्ट्रॉन फील्ड अगर बन जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन फील्ड को क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और ये भी अपनी ओर खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन फील्ड के प्रभाव के कारण इनमें बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, और ये दोनों जो एटम है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन के कारण। इसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्या हो गया, जब कोई न्यूक्लियस या जब कोई एटम एक दूसरे के करीब आता है तो उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। Attractive force due to opposite charge of the nucleus and electron, and repulsive force due to the same charge of electron and nucleus repulsion। ठीक है, ये भी एक वो है,
कुछ दूरी पे अगर रहता है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम उसको नजदीक लाते हैं तो मिनिमम जहां पे बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पे दोनों अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाता है, वहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वहीं जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है। उससे नजदीक जब हम इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे लाएंगे अब वहां पे रिपल्सन इंक्रीज होने लगेगा और अट्रैक्शन कम होने लगता है। वो चीज हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, भी प्रैक्टिकल है किया हुआ किसका, हाइड्रोजन एटम। चलिए तो हम लोग फिर से अपने नोट्स की तरफ वो करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी चेक करें कि कब ये एनर्जी कम होगा और कब ये एनर्जी ज्यादा होगा, कब इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो सकते हैं और कब इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं हो। देखिए सबसे पहला यहां पे ऊपर जो पॉइंट दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे बेस्ड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे ऑर्बिटल जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका ओवरलैपिंग होता है, एक कॉमन रीजन बनाते हैं, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बनाते हैं दोनों एटम के बीच में, जिससे दोनों न्यूक्लियस क्या होता है उसके अट्रैक्शन से बंध जाता है। ये 3 पॉइंट है बेसिक जिस पे बेस्ड है आपका वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब उसके पोस्टुलेट क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके जो आउटकम है, जो क्या क्या कंडीशन होने पे क्या उसमें चेंजेस या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगे या फिर क्या उसमें फायदा या नुकसान होगा बॉन्डिंग बनने में या नहीं बनने में। देखिए पहला कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कब बनेंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। एक एटम का ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दूसरे एटम के ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल पे ओवरलैप करेगा, यानी दोनों एटम एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाए, यानी कहने का मतलब एक एटॉमिक एटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या हो जाए, घुस जाए, तब क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होंगे, हाफ फील्ड होने चाहिए वो, जिनके आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं जो हाफ फील्ड होंगे वही एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे। जिसका पेट भरा हुआ है वो कुछ खाना खाएगा ही, तो जो भूखा है खाना उसी को चाहिए, तो वहीं जाएगा दूसरे से, एक दूसरे से मिलके और वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। लेकिन वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक अगर प्लस स्पिन का है तो दूसरा माइनस स्पिन का है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। अगर दोनों सेम स्पिन का है तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन था वो अपोजिट स्पिन के कारण न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहां पे अपोजिट स्पिन होने के कारण क्या होता है, उस रिपल्सन को कम कर दिया जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन निकला, पहला तो ओवरलैपिंग होना चाहिए। ओवरलैपिंग कब होगा, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और उस हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्पिन क्या हो, उल्टा। ठीक, इतना चीज समझ में आया, कंडीशन और बेसिक। बेसिक क्या है, किस बेसिस पे होता है, और कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरी था लुईस के बाद लुईस ने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, यहाँ पे जो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यानी वेव नेचर को कंसीडर करके फर्स्ट थ्योरी दिया गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन केस ऑफ ये कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ओवरलैपिंग वगैरह से नहीं बनता, आयोनिक बॉन्ड बस केवल अट्रैक्शन है। ठीक है,
अब देखिए बॉन्डिंग फोर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हम इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग फोर्स कौन सा है? तो जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके किसके बीच में? अट्रैक्शन फोर्स है किसके किसके बीच में? अपोजिट चार्जेस के बीच में। जैसे जैसे क्या होगा कि दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों जो न्यूक्लियस है अपनी अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स भी होगा, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनने के कारण वो रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स से कम ही रहेगा। तो जब ये कंडीशन रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से कम रहेगा, तो दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देंगे। दोनों एटम एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो? तो जब तक, अब देखिए दो एटम हैं, स्क्रीन जरा शेयर करने दीजिए। देखिए यहां दो एटम है, एक ये और एक ये दोनों एक दूसरे से अभी दूर हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं। यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस कहने का मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच में और इनके न्यूक्लियस के बीच में कोई प्रभाव या इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर। बॉन्डिंग करने के लिए दोनों को हमको नजदीक लाना पड़ेगा। तो जब हम इसको थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं, इतना नजदीक कि एक दूसरे का प्रभाव महसूस करने लगे, एक दूसरे का जो है ये इफेक्ट को फील करने लगे, तब क्या होगा? अब होगा कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आके मिल जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो, न्यूक्लियस का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। क्योंकि ये अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में भी रिपल्सन कम होगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये एटम भी जुड़ा हुआ है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस इनका और कम हो जाएगा। और ये सपोज करते हैं कि इस डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे, यहां तक ये दूसरे को एक दूसरे को खींच पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके न्यूक्लियस इतने नजदीक आ गए हैं कि जितना बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, इसके और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, उतना ही इसके और इसके बीच का रिपल्सिव फोर्स हो गया। यहां पे क्या था? अट्रैक्शन फोर्स A इज ग्रेटर देन R। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था रिपल्सिव फोर्स से, तो ये कंडीशन में क्या हुआ? ये यहां तक नजदीक आ गए। कहां तक नजदीक आ गए? A इज इक्वल टू R। अब ना अट्रैक्शन फोर्स में कैपेबिलिटी है कि उस दोनों चीज को खींच सके, दोनों एटम को और नजदीक ला सके, और ना रिपल्सिव फोर्स में इतना कैपेसिटी है कि वो दोनों को अलग अलग कर सके। दोनों अब एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, ये न्यूट्रल कंडीशन है। यहाँ पे जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का वो मिनिमम है 0। यही बॉन्डिंग स्टेट है, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे ही ये केस 1 था, केस 1 ये था जहां पे ना कोई अट्रैक्शन और ना कोई रिपल्सन, कुछ नहीं था। जब हम उसको नजदीक लाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी हुआ, रिपल्सन भी हुआ। केस 3 आपका ये हो गया। जब क्या हो गया, जब अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये इतना करीब आ गए कि वहां पे अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया। ठीक, अब देखते हैं केस 4। केस 4 क्या करते हैं, अब इसको जो है इन दोनों एटम को हम थोड़ा और एनर्जी देकर और नजदीक ला देते हैं। जब और नजदीक ला देंगे तो ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। और नजदीक जब ला दिए तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन A। R इज ग्रेटर देन A। जैसे ही हम क्या होता है कि इसको और नजदीक लाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और सिस्टम का जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो ड्रास्टिकली बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्या चीज होता है, किसी चीज को हम हैमरिंग वगैरह करते हैं, सॉलिड को, जब सॉलिड को हम ऊपर से किसी हैमर वगैरह से पीटते हैं तो उसमें बहुत सारे सॉलिड में क्या होता है, क्रैक्स आ जाता है। जो हार्ड, जो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं वो टूट जाता है, खासकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ जो टूट जाता है। उसका कारण यही होता है कि जब हम हैमरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिए, जिससे क्या होता है कि दो जो एटम है वो एक दूसरे के और करीब आ जाता है। करीब आ जाने के कारण उनका एनर्जी शार्पली इंक्रीज हो जाता है और उस सब्सटेंस में क्रैक आ जाता है या वो टूट जाता है। समझे? तो ये कंडीशन है, 3 केस हैं जो कि हम अभी यहाँ पे उसको ग्राफिकली देखेंगे भी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो चलते हैं वहां। देखिए ये एक ग्राफ है, इधर दिख रहा है एक ग्राफ है, 2 ग्राफ है यहाँ, एक कर्व 2 और एक कर्व 1। अब देखिए यहाँ पोजीशन ए, ये पॉइंट दिख रहा है ए, मेरे माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये माउस जहां पे दिख रहा है वो है हमारा ए पोजीशन। ठीक है, ए पोजीशन जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो है दोनों एटम के बीच में सेपरेशन ज्यादा है, यानी 100 सेंटीमीटर भी हो गया तो बहुत हो गया एटम के लिए। एटम के लिए तो 5-6 सेंटीमीटर भी बहुत हो गया, उसके बीच में उनके प्रभाव नहीं पड़े। तो क्या है, यहाँ पे जो है एटम जो है ए पोजीशन पे एक दूसरे से काफी दूर सेपरेट है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो 0 के करीब है। ठीक है, सिस्टम का। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम उनको कब ग्राफ ए जो है पोटेंशियल एनर्जी जो कर्व है कब का, जब स्पिन अपोजिट हो, जो दोनों आपका जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड जो है वो स्पिन क्या है, वो अपोजिट। तब क्या होगा, जैसे जैसे अब हम उसको देखिए पॉइंट ए से उसको नजदीक पॉइंट बी पे ला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में जा रहा है, यानी एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट सी, पोजीशन सी पे आया, यहाँ पे मिनिमम हो गया एनर्जी, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे पॉइंट सी पे आके 0 हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी मिनिमम है। ठीक, उसके बाद इस पोजीशन से पॉइंट सी से जितना डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, उससे डिस्टेंस जैसे ही हम कम किए, उससे डिस्टेंस जैसे ही हम कम कर रहे हैं, तो देखिए आप ग्राफ शार्पली इंक्रीज कर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत तेजी से वो बढ़ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ
पॉइंट सी और यहाँ के बीच में जो 0.074 नैनोमीटर दिया हुआ है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, यही उसका हो जाता है बॉन्ड लेंथ। यानी जो दोनों जो न्यूक्लियस है उसके बीच का ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इतना डिस्टेंस पे वो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होगा, आपस में कंबाइन कर जाएगा और वो H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपको इधर स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी आपको नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है। समझे ये चीज? कर्व 1 समझ गए? बोलिए। सर फिर से बताइए ना, नहीं समझ आया। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे हमने 4 स्टेट, कर्व 1 को लीजिए, जो नीचे वाला जो रेड लाइन है उसी को केवल कंसीडर कीजिए पहले। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है, इसको एक को नाम दिया हुआ है कर्व 1 और एक को कर्व 2। ठीक है, तो कर्व 2 कब है, जब स्पिन सेम होगा इलेक्ट्रॉन का। स्पिन सेम कहने का मतलब है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े थे वहां पे जो पिछले एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वही चीज। तो जब स्पिन सेम होगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाता है। जैसे जैसे हम उसको करीब लाएंगे, नजदीक लाएंगे, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स ही ज्यादा रहता है, तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर ही चलते रहेगा और सिस्टम का एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो उस दोनों को अगर करीब रखना है तो हमको हर समय एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो अपने आप बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन जब स्पिन अपोजिट है कर्व 1 के केस में, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो 2 एटम हैं ए पोजीशन पे जो 2 एटम हैं, इनका क्या होगा, ये जो है जैसे ही इनको थोड़ा नजदीक लाएंगे, जहां से ये एक दूसरे के चार्ज को, एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन को महसूस करने लगे, तो एक दूसरे को के रिपल्सन को महसूस करने लगे, ठीक है, या अट्रैक्शन को महसूस करने लगे, तो वहां पे क्या होगा, जब ये जैसे ही हम अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा नजदीक लाएंगे, जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है, एक दूसरे के चार्जेस को से प्रभावित होने लगे, तो उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो अपोजिट स्पिन होने के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा इन कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अट्रैक्ट कब तक करेंगे, कब तक एक दूसरे को नजदीक लाएंगे, जब तक इनका अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर ना हो जाए। यानी जैसे जैसे दोनों का न्यूक्लियस नजदीक आते जाएगा, तो न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा। तो वो जो रिपल्सिव फोर्स होता है, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है। तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया कि जैसे जैसे न्यूक्लियस नजदीक आने लगा, रिपल्सिव फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। सर्टेन डिस्टेंस, जब वो इनके बीच में क्या, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, वहां पे वहीं पे रुक जाएगा, वहां से ना तो पीछे जाएगा और ना ही आगे आएगा, ना ही उस डिस्टेंस बढ़ेगा उनके बीच का, ना ही डिस्टेंस अब फर्दर डिक्रीज होगा। वही स्टेट आ जाता है बॉन्डिंग। अगर वो दूर जाना चाहेगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज हम उसको दूर भेजना चाहे, तो दूर जाना चाहेगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो नजदीक आ जाएगा। हम उसको अगर नजदीक करना चाहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण फिर से वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो कोई बिना बाहरी फोर्स लगाए हुए हम उसको अगर उस कंडीशन पे छोड़ देंगे, तो उसी कंडीशन पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, बॉन्डिंग स्टेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, और यही जो डिस्टेंस होता है पॉइंट सी, और यहाँ जो ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये जो डिस्टेंस जो आर का वैल्यू होगा,
इस एक्सिस पे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन ड्रॉ किया, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम को। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके पॉइंट सी के बीच में, वो कहलाएगा आपका क्या, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमको हाइड्रोजन में अगर ये तोड़ना है बॉन्डिंग, तो इतना एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा, इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, इसीलिए ये एनर्जी माइनस में होगा। समझे इस चीज को? कर्व 1 समझ में आया? यस सर। चलिए इसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ के देखिएगा, समझ में जो भी कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कर्व 2, कर्व 2 में क्या है, अपोजिट स्पिन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ही रिपल्सन ज्यादा होगा। अब वो रिपल्सन के कारण अट्रैक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो जितना हम नजदीक एटम को लाते जाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएगा, वो एक दूसरे को दूर फेंकना चाहेगा, हटाना चाहेगा। तो सेम स्पिन होगा तो कभी भी क्या होगा, आपको बॉन्डिंग नहीं बनेगा। समझे? अब यहां तक रहा, ये ग्राफ हमने समझ लिया, अट्रैक्शन रिपल्सन समझ लिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम समझ लिया। दूसरा चीज कि है इसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कब होगा, जब मिनिमम एनर्जी सिस्टम में होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जहां पे दोनों न्यूक्लियस जो है एक दूसरे का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है वो बैलेंस कर दे, और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, तो वो बॉन्ड लेंथ, वही बॉन्ड लेंथ, उसका जो बॉन्ड जितने डिस्टेंस होगा दोनों न्यूक्लियस का, वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा, यानी जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, उतना ही वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग भी होगा उनका, यानी जितना नजदीक वो आएंगे उतना ज्यादा उन पे क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिले तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा। उसके बाद नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो जितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं और वो आपस में ओवरलैप करेंगे, जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे उतने ही जो हैं आपके नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये चीज हम देखेंगे अभी जब बॉन्ड बनाएंगे, इसका बॉन्डिंग जब डिस्कस करेंगे अभी तब। उसके बाद डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए डायरेक्शनल नेचर जो कहने का मतलब है कि जो हमारा जो ऑर्बिटल है SPDF, इसमें क्या था, इसका जरा हम लोग शेप एक बार देख लेते हैं। शेप आपको पहले भी बोले थे उस समय भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इसका शेप याद रखिएगा, इसका शेप हमको आगे आएगा हाइब्रिडाइजेशन में भी और आपको बॉन्डिंग में भी। चलिए यहाँ पे देखिए एस का शेप कैसा था बताइए, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा था, किसी को नहीं पता है? बोलिए एस ऑर्बिटल का शेप कैसा था? सर स्फेरिकल। स्फेरिकल, गुड। तो बताना चाहिए ना जल्दी। देखिए इस तरह स्फेरिकल, तो इसमें अब कोई डायरेक्शन नहीं है, हम इधर से आके बॉन्ड बनाए, इधर से आके बॉन्ड बनाए, या इधर से आके बॉन्ड बनाए। ये स्फेरिकल है तो ये स्फेरिकल में कोई डायरेक्शन नहीं हो, इधर से देखे या इधर से देखे, हम इधर से देखेंगे तो भी गोला ही दिखेगा, इधर से अगर इसको देखते हैं फिर भी गोला ही दिखेगा, और इधर से दिखेंगे तो कोई भी इस पे फिर भी गोला ही दिखेगा। तो एस के साथ अगर एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो उसमें कोई डायरेक्शन का वो नहीं होता है, हर समय सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस के साथ
अगर p ओवरलैप करता है तो भी वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, अब यहां पे नया चीज आ गया, सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे अभी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में, जस्ट इसी के बाद। बस केवल एक बार ऑर्बिटल का वो बता दें, पी ऑर्बिटल कैसा होता है। पी ऑर्बिटल बोलिए, डम्बल से। डंबल से, डंबल। यानी इस तरह का, हाँ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का। अब ये तीन होते हैं, एक्स को एक एक्स होगा, एक ये मान लेते हैं जेड होगा, और एक इसके नॉर्मल, ये दोनों 90 डिग्री हो गया, ये इधर और एक इधर। तो एक क्या चला जाएगा, इस प्लेन के पीछे और एक इस प्लेन के आगे, यानी इस तरीके से। तो तीन होते हैं, कौन सा, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको ये परपेंडिकुलर वाई, और इसको जेड। जनरली आप जब भी बनाएंगे ना ज्यादातर, तो क्या बनाएंगे, ये जो हॉरिजेंटल होता है ना, इस तरीके से जो बनाइएगा बॉन्डिंग में भी, तो उसको जेड रखिएगा ज्यादातर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो बनाइएगा इसको आप रखिएगा वाई, और इसको रखिएगा एक्स। इससे बॉन्ड बनाने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, मेरा भी वही का, आप बना किसी को सकते हैं, एक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, एक्स को भी नीचे रख सकते हैं, वाई को भी, तीनों बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है। हम रख किसी को इधर उधर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता, तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। इलेक्ट्रॉन जो हम भरते हैं ना, इस तरीके से दिखाते हैं ना कि इधर से भर रहे हैं। एक और चीज है, जैसे ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो दिखाते हैं कि ऐसे भर रहे हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं कि इसको पेयरिंग करते हैं, करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन इसमें से किसी में भी पहले भर सकते हैं, ये तीनों जो जगह है पहले यहां भी भर सकते हैं, तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये देखिए, ये है, साइड साइड वाले को पेयर कर देते हैं, बीच वाले को भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही। ये तीनों का जो एनर्जी लेवल होता है, मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, ये तीनों का एनर्जी लेवल जो होता है, पी का, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों का एनर्जी लेवल सेम है। किसी में भी पहले इलेक्ट्रॉन जा सकता है, वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसको ऐसे ही रखें, अपोजिट स्पिन भी रख सकते हैं। जैसे ये चीज है ना, जैसे इसी में कर चेंज कर देते हैं, ये जो है इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक में अपोजिट ही रहेगा। इसमें ये हो सकता है तो दूसरा आएगा तो इधर से आएगा, ये वाला आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन का मतलब ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक्सिस पे है, तो ये किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरा इस तरह रोटेशन है, तो ये एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चीज है बस। इसलिए हम इसको भी प्लस डिनोट कर सकते हैं, या इसको भी प्लस माइनस, प्लस 1/2 या माइनस 1/2, दोनों में से किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम लोग एक तरफ से भरना शुरू करते हैं ताकि हमको देखने में अच्छा लगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा, प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा हो। लेकिन हम लोग भर किसी के सकते हैं, ये तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। तो बॉन्डिंग में कहीं कहीं आपको मिलेगा ही, बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक्स एक्स के साथ कंबाइन होगा, वाई वाई के साथ कंबाइन होगा, और जेड जेड के साथ कंबाइन होता है। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्स के साथ एक ही प्लेन में ना जो
प्लेन सेम होगा तभी वो कंबाइन होगा, वहीं पे पेयरिंग होता है। उस चीज को हम लोग जब बनाएंगे तो देखेंगे। तो इसका साइज कैसा होता है, इसका साइज होता है डंबल का। तो इसमें देखिए अगर हम इधर से देखते हैं तो इसका शेप अलग दिखेगा, ठीक है। इधर से अगर हम देखते हैं तो इसका शेप अलग दिखेगा। तो ये नल होता है। अब ये है कि इसका ओवरलैपिंग किस तरीके से होता है। अब इसका ओवरलैपिंग इस साइड से हो रहा है या इसका ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से ये एक ये ओवरलैपिंग हो गया। थोड़ा सही से बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। एक ये इस तरीके से ज्वाइन होना हुआ या इस तरीके से ज्वाइन हुआ। यहां देखिए जो एक्सिस है वो एक्सिस ये हुआ और इसका एक्सिस जो है ये हुआ। तो इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या जो एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं साइडवे ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये सब इनके नाम है। तो ये जो अब इसमें जो हमारा कंसेप्ट आएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, तो देखिए जहां पे क्या होगा, एक चीज हम लोग अगर कॉपी वगैरह रखे हुए हैं तो नोट कर लीजिए कि फर्स्ट बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। यानी पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इसके बीच में लिख दिया। तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है आपस में, एक 2 3, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो होंगे वो सब पाई बॉन्ड, आपस में एक बॉन्ड बनाए या 4 बॉन्ड बनाए। फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा, बाकी सारा का सारा पाई। लेकिन कौन बनाएगा पाई बॉन्ड, एस पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पाई बॉन्ड बनाता है पी या उससे ऊपर वाला ऑर्बिटल। तो क्या होगा, जब भी कौन कौन सा ओवरलैपिंग, 3 तरह के ओवरलैपिंग होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन कौन सा, तीनों नोट कीजिए। एसएस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल से मिलेगा तब ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज आपको सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, समझे। दूसरा एस पी ओवरलैपिंग, यहां भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि पी का डायरेक्शन है लेकिन एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एस ऐसे जुड़ने नहीं जाएगा, एस यहां पे नहीं जुड़ेगा। एस जब भी जुड़ेगा इधर जुड़ेगा या फिर इधर जुड़ेगा। तो एस जब भी जुड़ता है इस तरीके से जुड़ता है। तो एस और पी ओवरलैपिंग भी होगा तो हर सिग्मा, यहां पे लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों कंडीशन जो है हर समय क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। चलिए देखते हैं कहां बनता है। अब देखिए ओवरलैपिंग जो था ओरिएंटेशन जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसमें, सर अगले दिन डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाँ बोलिए धनीराम, कुछ बोल रहे हैं। सर आज इतना ही काफी है, समय हो गया है सर। अच्छा अगले दिन ओ देखेंगे सॉरी, सर। ठीक है। कभी कभी बोल रहे सर हाँ, कभी अगले दिन कभी ऐसा चल देखेंगे। रहा है तो समय हो जाए तो ध्यान दिला दिया कीजिए। कभी कभी क्या रहता है कि जब हम भी फ्लो में रहते हैं तो पता नहीं चलता है, टाइम ध्यान नहीं देते हैं टाइम।
तो चलिए अब नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। यहां तक आपको आएगा कि एक कितने बॉन्ड हो सकते हैं, कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा, इस ऑर्बिटल में कौन से बॉन्ड होंगे। तो आप लुईस स्ट्रक्चर के हेल्प से नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं कि किसमें कितने बॉन्ड होंगे। और एक बॉन्ड अगर होगा उस दोनों के बीच में तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो पाई, जितना भी बॉन्ड हो 2 3 4 सब पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड, चौथा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड, बस केवल पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये जो नोट्स है ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए फिर आज के लिए आज थैंक यू सर। पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगर दिक्कत होगा तो फिर आगे और वो चलेंगे, फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हेल्प टू ऑल।